नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर में आपका स्वागत है। आज मेरी कनाडा यात्रा का दूसरा पार्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं आईजीआई एयरपोर्ट पर चढ़ा और कैसे पियर्सन एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से बाहर आया। उसके बाद की यात्रा तो वहाँ से जो मेरा घर 70 किलोमीटर बिटवी में था वहाँ तक का रहा और हम लोग 401 जो यहाँ के एनएच है उसको पकड़ के आ गए। तो उस 70 किलोमीटर की यात्रा कुल मिला के हमको 46 मिनट लगे। कहीं भी उस एनएच में, उस हाईवे पर कहीं पर भी वो नहीं था टोल का। टोल वहाँ इस तरह नहीं लेते कि कभी भी आपको रोक लें, आप निकल जाइए। अगर टोल होगा तो आपके गाड़ी का नंबर, या तो आपकी अगर गाड़ी में टोल का पास लगा है उससे कटौती हो जाएगी। अगर नहीं लगा हुआ है तो गाड़ी का नंबर कैमरे से आ जाएगा और वो बिल आपके घर में आ जाएगा, आप बिल पे कर देंगे। तो ये अवरोध नहीं है। तो हम लोग कुल मिला के 45 मिनट में वहां से बिटवी आ गए, 17 किलोमीटर पार। जो एयरपोर्ट है वो भी टोरंटो शहर से थोड़ा हट करके है, जैसे कि आईजीआई एयरपोर्ट मेन दिल्ली से थोड़ा हट करके है, उसी तरह यहाँ भी टोरंटो का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है थोड़ा हट करके है। घर आए और जाहिर है उसके बाद फिर ये थोड़ा सा दिलचस्पी होती है, मेरे अंदर दिलचस्पी हुई कि हम जरा बाहर निकले, पूरा लोकेशन देखें। अब आप आज मैं देखिए बाहर बैठ के कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ। ये पूरा जो मकान है ये इन लोगों ने किराए पे ले रखा है। इसका ये एक तरह से ग्राउंड फ्लोर है। नीचे जो है वो आप देख रहे हैं कि बालकनी नहीं है, इसके नीचे जो है बैकयार्ड है और दूर तक जो व्यू आ रहा है कितना खूबसूरत है। यहाँ खुला हुआ आसमान, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बहुत शानदार लगता है जब आपको आसमान एकदम खुला लगे, बादलों की अटखेलियाँ हो रही हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। क्योंकि हमारे बगल में थोड़ा दूसरे मकान में कारपेंट्री का कुछ काम हो रहा है, उसकी हल्की फुल्की आवाज़ हो रही है, बाकी कोई आवाज़ नहीं। कहीं मोटरों के हॉर्न नहीं सुनाई पड़ते, कहीं कोई ऊंचे स्वर में बोलता हुआ नहीं सुनाई पड़ता, कहीं कोई प्रदूषण नहीं है, कोई गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती, गाड़ियां इस तरह की होती जिनमें कोई प्रदूषण न फैले। ये सारी चीजें यहाँ बड़ी सही था। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। पीछे वॉकिंग ट्रैक दिखाई जो देख रहे हैं वो कहाँ तक चला गया, मैं भी भाई आज तक इसको पूरा नहीं जा पाया। मैंने इससे 4 किलोमीटर तक मैं इधर गया था और 4 किलोमीटर लौटा था। उसके आगे बताते हैं 15-16 किलोमीटर तक ऐसे ही वॉकिंग ट्रैक चला गया है। और वॉकिंग ट्रैक ये तारकोल का है, इसे इसके चलने में आपको कुशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब चीज़ें देख करके मैंने कही कि मेरा दिल बाग हो गया, गार्डन हो गया जिसको कहते हैं। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत ही खूबसूरत। नहाने के बाद मैं थोड़ा पार्क गया, थोड़ा सा वॉक किया। उसके बाद लोकल हम लोग मार्केट भी गए, कुछ सामान भी खरीदा। अब मार्केट का मतलब यहाँ नहीं कोई पड़ोस में दुकान होगी, आप चले गए वहाँ से ब्रेड या दूध ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ के लिए आपको डिपार्टमेंटल स्टोर जाना पड़ेगा, जो बीच में कई एकड़ में फैले मैदानों में बने हुए डिपार्टमेंटल स्टोर विभिन्न चीज़ों की, हर चीज़ का अलग है कि आपको यहाँ डेयरी प्रोडक्ट मिलेगा, आपको यहाँ कपड़े मिलेंगे, आपको यहाँ होममेड सामान मिलेगा, आप घरेलू उपयोग की सामग्री यहाँ खरीद सकते हैं। हर एक की चीज़ है, हर एक के रेट लिखे हुए हैं, हर एक के सारे गुण द्वेष का वर्णन है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद खरीदिए। यानी कोई जो सबसे खास बात है, यहाँ आपके जीवन में कोई भी दखल नहीं है, आपके सामाजिक जीवन में कोई राजनीतिक दखल नहीं है, राजनीति का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो उसका काम है साफ सफाई रखना, यहाँ बिजली स्ट्रीट लाइट देना, बाकी चीज़ें हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, वो स्टेट के पास है। उसमें भी सेंटर दखल नहीं है। सेंट्रल के पास सिर्फ विदेश नीति है, सिर्फ मौद्रिक नीति है, सिर्फ रक्षा नीति है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब अगर कोई, चूंकि जुर्माना इतना तगड़ा है, अगर कोई, जैसे मैंने देखा कि नेशनल हाईवे पे कोई अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो मान लीजिए 100 है वहाँ पे, कि नेशनल हाईवे पे 100 पे स्पीड गाड़ी चला सकते हैं, 100 से 150 तक का वो छूट देते हैं, यानी 100 से 150 तक आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 100 से 140 तक चल रही, कोई बात नहीं, 150 से 1 किलोमीटर भी क्रॉस हुई नहीं कि $10,000 का जुर्माना है। और वहाँ जगह जगह कैमरे लगे हैं, वो फट से आपका
नंबर आपका नोट जाएगा। और $10,000, चूंकि कैनेडियन डॉलर भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 60 से 63 रुपए के बीच में पड़ता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो $10,000 का मतलब हुआ 6,30,000 रुपए। 6,30,000 रुपए कोई कम नहीं होता। $10,000 यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ लोग अनावश्यक कोई काम नहीं करते, गाड़ी की स्पीड तेज कर दें। और किसी ने गाड़ी शराब पी के चला दी, ओहो, तब तो सजा भी होगी, जुर्माना भी होगी और लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो चीज़ें बड़ी सख्त हैं। और ये यहाँ की 3 तरह की सरकारें होती हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी बॉडी, उसके ऊपर की स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर की सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 तरह की बॉडी हैं और हर एक के पास अपने अधिकार हैं। अगर लाइसेंस आपका निरस्त हो गया तो फिर चाहे यहाँ के राष्ट्रपति भी कहें आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता। ये एक है, क्योंकि यहाँ राजनेताओं भी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। ये रूल्स यहाँ इतने कड़े हैं, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। और जो सुविधाएं, जन सुविधाएं, जो आवश्यक जन सुविधाएं, मतलब आवश्यक सुविधाएं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए मिलती हैं, वो भी आपको नियम से मिलेंगी। आप अगर उसके हकदार हैं, आपके यहाँ के नागरिक हैं, या ग्रीन कार्ड होल्डर, इनको यहाँ पे कहा जाता है कि उनके पास पीआर है, तो जो पीआर धारक हैं, जैसे मेरी बेटी दामाद पीआर धारक है, तो वही सुविधाएं मिलेंगी जो यहाँ के नागरिकों को मिलती हैं। बस वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता है, बाकी सारी सुविधाएं। तो ऐसी सुविधाओं में अगर कोई इलाज चाहते हैं, कोई एजुकेशन, अब देखिए बेसिक से लेकर कक्षा 9 तक एजुकेशन फ्री है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अच्छे से अच्छा स्कूल है। जो दिल्ली या वो भारत के कोई अंग्रेजी स्कूल, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल नहीं पढ़ा सकते, वो यहाँ फ्री के स्कूलों में बच्चों को किताबें फ्री देते हैं, बच्चों को टेबलेट भी फ्री देते हैं, सारी सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक नया पैसा नहीं देना, उल्टे वो आपके बच्चों को कुछ आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। मदद का मीन्स, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपके अकाउंट में कुछ पैसा आने लगेगा, $450 के आसपास पर मंथ। ये सुविधाएं यहाँ की सरकार मुहैया कराती है। इसीलिए कोई सोचे कि मैं तो वीवीआईपी हूँ, मेरा तो इतना रसूख है, मेरे रिश्तेदार आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। आईएएस आईपीएस यानी जो सेंट्रल सर्विसेज का है, कितना बड़ा अधिकारी है, कितना बड़ा राजनेता है, कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ आपको बारी बारी से स्वतः ही मिलता चला जाएगा। तो ये जो है, कोई दखल नहीं, कोई जीवन में दखल नहीं, कोई हमारे सामाजिक जीवन में दखल नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई भी हो, सब अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करें, सरकार दखल नहीं करेगी। दूसरी एक खास बात और है, श्रम का बहुत महत्व है। लोग यहाँ प्लम्बरिंग काम, यानी अगर हमारा नल ठीक है तो खुद ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जो प्लम्बर आएगा घर में वो $150 से $200 पर आवर लेगा, यानी 1 घंटे का वो $200 ले जाएगा। $200 का मतलब हुआ करीब 12-13 हज़ार रुपए। और अगर 4 घंटे काम उसने कर दिया तो भाई वो तो ले गया आपसे 150 के हिसाब से $600। तो लोग खुद ही कर लेते हैं। यहाँ तख्ते ले आए, दरवाजे ले आए, खुद ही घर में जोड़ दिए। तख्ते ले आएंगे, उसके बाद खुद ही उसको काट छाट के क्या करना है, उसका बेड बना लेंगे, सोफा बना लेंगे, सब कुछ खुद ही लिख कर लेते हैं। आपकी बिजली खराब है, अब जैसे दिल्ली में हम लोगों के घर में अगर बिजली का जरा स्विच भी गड़बड़ होगा तो हम स्विच खुद नहीं चेंज करते, फौरन इलेक्ट्रीशियन बुलाएंगे, उससे करा लेंगे। कितना लेगा? $150 लेगा। यहाँ वो पता लगा पर आवर उसने 200 चार्ज कर लिए, $200। तो लोग सारे काम शुरू करते हैं। श्रम का पूरा महत्व है। बड़ा से बड़ा आदमी अपने घर में मालीगिरी करते हुए, अपने घर के लान की, हर एक घर में लान है, लान की घास काटते हुए उसे कोई शर्म नहीं आती। उसे अपने घर में खुदाई करते, जो होता है फावड़ा लेकर खुदाई करते हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग करते हैं, सब कर रहे होंगे, घर में घास काट रहे होंगे, अपनी गाड़ी साफ कर रहे होंगे, अपने लान में पानी दे रहे होंगे, सब कुछ। तो ये जो है श्रम का इतना महत्व है कि चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो बड़े यहाँ बिजनेसमैन हो, चाहे कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो, काम तो भैया आपको करना पड़ेगा। लोग यहाँ अधिकतर 2-3 गाड़ी से रखते हैं। एक गाड़ी तो उनकी रूटीन गाड़ी होती है, एक गाड़ी यह है जिसे पिकअप ट्रक बोलते हैं, यानी है बिल्कुल कार। जैसे अपने इंडिया में आइसुजू है, वो पीछे की तरफ खुली होती है। तो गए वो बाजार में, मार्केट में जो होम डिपो हैं जहाँ से सामान लाते हैं, ढेर सारा सामान ले लिया उन्होंने। अपने लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के तख्ते खरीद लाए, घर आके उससे टेबल बना ली, कुर्सी बना ली। एक एक कील की, इस नाप की कील से ये कील ले आए, घर में आके ठोक पीट के कर लिए। यानी सारे काम यहाँ घर में लोग खुद करते हैं। अलबत्ता कुछ काम तो कराने ही पड़ते हैं। अगर मान लीजिए घर में रिनोवेशन हो रहा है तो फिर वो आएगा, मजदूर आएंगे,
उनके भी नॉर्म्स होते हैं कि इतने रुपए प्रति घंटे लेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। आप उनसे इतनी देर खुदाई कराएंगे, जब वो खुदाई करेंगे, जो भी काम करेंगे वो प्रॉपर ड्रेस में होते हैं। अगर मान लीजिए उनको बैठ के काम करना है तो टखनों पे वो लगाए रखते हैं एक रबड़ का पैड, जिससे वो बैठ सकते हैं इजीली। तो ये जो श्रम का महत्व जिन देशों में होता है, वहाँ किसी काम को करने में श्रम नहीं होती, वहाँ कोई उच्चता और निम्नता का भेद नहीं होता, वहाँ कोई ब्राह्मण या शूद्र इसका भेद नहीं होता। यानी पहले कभी रहा होगा एलीट और स्लेव का भेद, जिनके बारे में यूरोप बड़ा बदनाम था कि एलीट था और स्लेव था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक तरफ सवर्ण जातियां थी, दूसरी तरफ पिछड़ी जातियां, शुद्ध जातियां थी, ये कभी रहा होगा, लेकिन अब यहाँ सब समाप्त हो गया। ये लोकतंत्र की खूबी है, कैसे यहाँ के लोकतंत्र में कैसे कमतर वर्गों ने लोकतंत्र को इतना विकेंद्रित कर दिया है कि वो लोकतंत्र हर आम हो खास के पास है, चाहे हम आम हो चाहे खास हो, हमारे पास लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र की खूबी है, ये कनाडा देश जिसके बगल में अमेरिका जैसा सर्वसंपन्न देश है, हालांकि ये देश अमेरिका से बड़ा है, इतने दुनिया के इतने सारे देश हैं, उनमें सबसे बेहतरीन मुल्क ये यूं है कि इसमें लोकतंत्र पूरी मर्यादा के साथ फल फूल रहा है। कोई यहाँ न छोटा है, न धार्मिक आधार पे, न जातीय आधार पे, न रंग के आधार पर, यही इसकी खूबी है। इसी कारण कनाडा फल फूल रहा है। और मित्रों, आज का मैं एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, कल यहाँ के हिंदी भाषी जगत के बारे में बताएंगे, कुछ आपको यात्राएं भी कराएंगे दूरस्थ इलाकों की। तो मित्रों नमस्कार। और हाँ, मेरा ये वीडियो जो है वो आप शेयर करते रहिए, इसको देखिए, इस पर कमेंट करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे मैं हमारे वीडियो नियमित जितने मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचते रहे। तो धन्यवाद।